Good morning, students. How are you, students? Okay. I'm hoping that you all are very well. And here is a most welcome to all of you in my online class. And I will so thankful you will watch my video carefully. So for this, today I am going to explain the first chapter of the history question answers. These all question answers belong to book based question answer. These all are questions are given in your book. You can understand these questions in your books. You can check, and one who not learned done these question answers, so please again I am sending the question answer with video and with the explanation in Hindi and English. ठीक है, तो पुनः मैं एक बार फिर आपके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाकर भेज रहा हूं. आप इस वीडियो का पूरा सुने, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं किए हैं या किसी कारणवश नहीं कर सके हैं तो उनको करें. ये 30 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर. आप इनको राइट करें और ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें. चैप्टर नंबर है 3rd. चैप्टर टाइटल इज द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली के कुछ सुल्तान्स. ये चैप्टर को एक्सप्लेन वीडियो के माध्यम से 2 बार मैंने किया, तीसरी बार लाइव क्लास पर किया, लेकिन फिर भी बड़ा दुख होता है. आई फीलिंग वेरी बैड. द सम स्टूडेंट्स नेवर listen the video and doing the question answers in the notebook. When I called their parents, they giving the complaint, sir, my words is not doing the work. बच्चों, it is very bad. Please follow your parents and teachers. So my first question is this, कि which ruler first established his or her capital at Delhi? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का है. ये बताया गया है कि वो कौन सा ऐसा सुल्तान या शासक था जिसने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, जिसने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी चुना. ये क्वेश्चन एज ए जीके क्विज क्वेश्चंस भी होता है, जीके में आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि वो कौन सा शासक या सुल्तान था दिल्ली का जिसने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में चुना, यानी पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया, यानी कैपिटल बनाया. तो वो राजा थे हमारे अंगपाल, जो तोमर वंश के शासक या राजपूत थे. राजा अंगपाल तोमर वंश के
राजपूत पुताना के राजा थे, शासक थे, जिन्होंने पहली बार अपने राज्य की राजधानी दिल्ली को चुना, जिन्होंने पहली बार अपने राज्य की राजधानी दिल्ली बनाया। याद रखेंगे वो कौन से राजा थे, वो कौन सा शासक था जिसने दिल्ली शहर को पहली बार अपने राज्य की राजधानी का दर्जा दिया। वो थे राजा अंगपाल। किस वंश के राजा थे? तोमर वंश के राजा थे। तोमर वंश के राजपूत। तोमर वंश के राजपूत पुताना खानदान से संबंध रखने वाले राजा अंगपाल, जिन्होंने दिल्ली को पहली बार अपने राज्य की राजधानी का दर्जा दिया। सो राजा अंगपाल, द रूलर अंगपाल was the great ruler of India. They chose the first time Delhi as the capital of his reign. अपने राज्य की सबसे पहली राजधानी का रूप का दर्जा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कौन से राजा थे जिन्होंने दिल्ली को, वो कौन सा भारत का हिंदू राजा था जिसने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? वो था हमारे देश का हिंदू राजपूताने राजा, राजा अंगपाल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स? बताया जाता है कि जैसे आज हिंदी को विशेष दर्जा दिया गया है, भारत को गवर्नमेंट कार्य यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, उसी प्रकार उन दिनों दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में विशेष भाषा को, किसी विशेष भाषा को विशेष दर्जा दिया जाता था। प्रशासनिक कार्य में या प्रशासनिक कामकाज में यूज करने के लिए। वो भाषा थी पर्शियन भाषा। दैट लैंग्वेज वॉज पर्शियन विच यूज्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेशन in the Delhi Sultan. In the Delhi Sultans, they used Persian language of administration, under administration in Delhi. Next part, in which reign? reign means होता है राज्य, reign means होता है वर्षा, reign means होता है लगाम। REIN reign means घोड़े की लगाम। RAIN rain means the water when naturally water come from the sky on the earth by the way of drops called is rain. जब आसमान से बूंदों के रूप में पानी धरती पर आता है, जैसा नेचुरली दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेन। REIGN रेन मीन्स होता है राज्य, सूबा, स्टेट, प्रोविंस, कुछ भी कह सकते हो। In whose reign did the Sultanate reach its furthest extent? Sultanate reached its furthest extent in the reign of Muhammad Tughlaq. किसके शासन काल में दिल्ली को ट्रांसफर किया गया था? भाई दिल्ली, राजा अंगपाल ने दिल्ली को राजधानी बनाया। अब दूसरा एक
जो था सुल्तान, जिसका नाम था मोहम्मद तुगलक, जिसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है इंडिया में। सेकंड, जिसको लेम एम्परर के नाम से जाना जाता है। ये पागल सुल्तान के नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी मैं आपको आज एक कहानी भी सुनाने जा रहा हूं। ये एक पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली की कैपिटल को ट्रांसफर करके दौलताबाद ले जाने की कोशिश की। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की राजधानी को, उसके एक दिन विचार आया कि क्यों ना दिल्ली की राजधानी, हमें कुछ नया करना चाहिए। लेकिन बच्चों, इतना भी अच्छा नया नहीं करना चाहिए बिना सोचे विचारे। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस समय मोहम्मद तुगलक ही एक ऐसा शासक था जो एटेंडम एक्शन लेता था। अपने राज्य में बिना सोचे विचारे वो एक्शन ले लेता था। एक दिन बैठे बैठे उसके दिमाग में आई बात कि क्यों ना दिल्ली की राजधानी को ट्रांसफर करके हमें दौलताबाद पहुंचा देनी चाहिए। और ये इतना दिमाग में आते ही उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि भाई ठीक है, कल हमारी सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो दिल्ली होगी, वो दौलताबाद पहुंच जाएगी। और मैंने घोषित कर दिया है कि आज से दिल्ली की राजधानी जो उठकर वो दौलताबाद जाएगी। सारे दिल्ली के रहने वाले जितने भी लोग थे और उस एरिया के लोग थे, वो दौलताबाद जाने के लिए क्या हुआ, आदेश कर दिया। राजा का आदेश था, सभी लोगों को दौलताबाद पहुंचना था। लेकिन ना रोड, ना पानी, ना पेड़, ना कुआं, ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैदल ही भाग पड़े। जब पैदल चले, उसके बाद लोगों को रास्ते में भूखमरी हो गई, बीमार पड़ गए, प्यास से मर गए, और समझ लीजिए कि आधी जनता वहां तक खत्म हो गई दौलताबाद। दिमाग में आया कि अब दौलताबाद नहीं पहुंच पाएंगे। पुनः इसने आदेश दे दिया और बोले ठीक है, अब दिल्ली ही हमारी कैपिटल होगी, दौलताबाद नहीं होगी। तो कुछ तो लोग जाते जाते मर गए और कुछ लोग आते आते मर गए, दिल्ली खाली हो गई। तो ये पहला एक ऐसा सुल्तान हमारे हिस्ट्री में आता है जिसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसने ऐसी रीच इट्स फर्दस्ट एक्सटेंड द रेन ऑफ दिल्ली। From which country did Ibn Battuta travel to India? इबन बतूता हमारे भारत देश में किस देश से आया था? इबन बतूता का नाम सुना है आपने हिस्ट्री में। क्वेश्चन है, इबन बतूता ट्रेवल्ड टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को। बहुत क्वेश्चन अच्छा है कि मोरक्को से आया था। इबन बतूता जो था वो कहां का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। इबन बतूता हमारे देश में मोरक्को नाम की कंट्री से यहां पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सर्किल ऑफ जस्टिस, why was it important for military commanders to keep the interests of the peasantry in mind? According to the circle of justice, it was important for the military commanders to keep the interest of the peasantry in the mind, because a king can't survive without soldiers, and soldiers can't live without salary, and salaries of the soldiers come from the revenue collected from the peasant. But
peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. बड़े मजे की बात है। सर्कल ऑफ जस्टिस, न्याय का चक्र। एक न्याय का चक्र यानी शासन का चक्र चलता था। जैसे वाटर साइकिल है, सूर्य के ऊपर डिपेंड है, ऐसे उसमें दिल्ली सल्तनत के समय में जो न्याय का चक्र, न्याय सर्किल, जस्टिस ऑफ द सर्किल, ओवरऑल राज्य को का जो एडमिनिस्ट्रेशनशिप थी, दैट टाइम वॉज डिपेंड ऑन पीसेंट्स, किसानों पर। पूरी की पूरे देश की, राज्य की, पूरे शासन काल की जो मार पड़ती थी वो केवल किसान पर ही पड़ती थी। बताते हैं कि इसको पीसेंट्री कहा जाता था। क्या? वॉज इट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीसेंट्री इन माइंड। पीसेंट्री किसानी, किसानदारी ही उस कमांडर के दिमाग में क्यों आई, उसको लगा पीसेंट्री माइंड, बिकॉज एक राजा जो था वो बिना सैनिकों के जिंदा नहीं रह सकता था, और सैनिक जो थे बिना सैलरी से जिंदा नहीं रह सकते थे। और सैलरी जो होती थी वो सोल्जर्स की जो सैलरी थी वो आती थी रेवेन्यू सिस्टम से, रेवेन्यू कलेक्टिंग, यानी कर, भूमि लगान, लगान से मिलती थी। रेवेन्यू मीन्स होता है लगान और टैक्स मीन्स होता है कर। वो आती थी लगान बटोरने से, और लगान कहां से बटोरा जाता था? किसानों से। और किसान बेचारा स्वयं, उसको किसी की कोई मदद नहीं थी। अगर उसको देने वाली थी तो केवल एक ही थी, वो थी उनकी धरती मां और उनकी मेहनत। वो अपना पसीना धरती मां को पिलाते थे और धरती मां उनको अनाज देती थी, और उस अनाज का आधा हिस्सा राज दरबार में जमा कर देते थे। राज दरबार छाया में बैठकर कॉकटेल का आनंद लेकर आराम से उससे अपनी सेना की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता था। सेना आनंदित भाव से सैलरी का यूज करके अपनी सैनिक डिपार्टमेंट को मेंटेन करती थी। लेकिन कभी भी उन्होंने किसानों के बारे में नहीं सोचा। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से, यानी मेडिएवल पीरियड से लेकर आज तक, या मेडिएवल पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक, मार दुनिया में अगर झेली है तो वो किसान ने झेली है। जरा सोचें, कभी वो समय राजा ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी किसान के बारे में नहीं सोचा कि ये किसान जो हमको दे रहा है ये कहां से ला रहा है। किसान अपना पसीना अपनी धरती मां को पिलाकर, धरती मां किसान के पसीनों को खून समझकर पीती थी। वो पसीना नहीं था, वो खून था। वो पिलाकर और अनाज उत्पादन करते थे, और उससे पूरे राज्य का राजकाज, प्रशासन और मंत्री और राजा और रूलर, शासक सारे के सारे उससे चलते थे। तो ये सर्किल निर्भर करता था उस समय भी किसानों पर डायरेक्टली। बट आज भी
इनडायरेक्टली किसान ही मात खा रहा है। सोचिए, कोई भी व्यक्ति ना तो सोना खा सकता है, न पैसा खा सकता है, न लकड़ी खा सकता है, न फल फ्रूट खा सकता है, न सब्जी, लेकिन खाएगा तो किसान का पैदा किया हुआ सब्जी, फल और अनाज। सारी की सारी अर्थव्यवस्था किसान पर डिपेंड होती है। तो इज अ किसान, द फार्मर इज द फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट, what is the meant by internal and external frontiers of the Sultanate? Internal frontiers of the Sultanate include the hinterlands and of the garrison towns, Ganga, Yamuna, Doab. These are external frontiers of the Sultan. Include the unconquered areas of southern India, which is away from the Delhi. इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहरी और आंतरिक। राज्य में दो प्रकार की सीमाएं होती थी, दो प्रकार के जो उनके फ्रंटियर्स होते थे, वो हमारे दो प्रकार के चलाए जाते थे। नंबर एक, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में उनका जो सिस्टम, राज्य के अंदर वाला हिस्सा, जो राज्य के अंदर जो भी होता था, जिसमें गैरिशन, तोपखाना, आर्टिलरी विभाग सिस्टम, सैनिक और सारा सामान, ये सब इंटरनल फ्रंटियर्स में आता था। एक्सटर्नल में द लैंड एरिया विच लाइज बिटवीन द गंगा और यमुना दोआब। गंगा और यमुना दोआब का मतलब है जो जमीन गंगा और यमुना के बीच में आती थी, उसको एक्सटर्नल गंगा यमुना का दोआब कहा जाता था। वो एक्सटर्नल फ्रंटियर में आता था। उसमें कुछ एरिया जो अनकंक्वेर्ड होती थी। अनकंक्वेर्ड का मतलब है जो हमारे दिल्ली से बाहर के राजाओं के अंडर में होती थी, जिसको जीता नहीं जा सकता था, जिसको जीता नहीं गया, जिस पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार नहीं था। एरिया जो साउथ सदर्न इंडिया में पड़ती थी, जहां पर चित्तौड़, मेवाड़ और राजस्थान कुछ क्षेत्र जो होते थे उसमें वो हमारे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आते थे। उन पे छोटे छोटे सूबों पर सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के कुछ राजपूताना राज्य के लोग वहां पर शासन करते थे। नेक्स्ट, what were the steps taken by the Ensur Muktis performed their duties? Why do you think they may have the wanted to Delhi to that is the order of the Sultan? In this chapter, these 7, 8, 9, 10, 11. These are long answer type questions. Dear student, the 7, 8, 9, 10, 11, these are 5 questions. These are long answer type questions. These questions you will write carefully in your notebook, because among these questions any 2 or 3 questions may be come in the exam as a long questions answers, जिसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेंशन ऑन द दिल्ली सुल्तान। इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेंशन ऑन द दिल्ली सुल्तान। सल्तनत में द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रेज्ड एज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। Alauddin constructed a new garrison town named
Shri for his soldiers, while Muhammad Tughlaq impeded the residents and the soldiers' garrisons there. To these children, these questions are very, very important. You will write, these are very short. These 2 questions are short and 5 questions are long. These questions you will write in your notebook. Thank you. Best of